किसान, जिसे अन्नदाता की संज्ञा दी गई है, उसका पसीना जब खेत की मिट्टी पर गिरता है तो उससे जब उपज पैदा होती है वह हम लोगों का पोषण करती है। बिल्कुल, इसीलिए खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात इस समय पूरे देश भर में हो रही है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए। अब खेती का लाभ का धंधा कैसे बने, डिस्कशन विद दिलीप में आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि उप संचालक आरपी कनेरिया जी। स्वागत है आपका थैंक यू स्टूडियो में। थैंक यू सर, कृषि को लाभ का धंधा बनाने की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हर मंच से कहते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा, तो उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है, क्या योजनाएं हैं? बहुत अच्छा आपने कहा। शासन की पहली मंशा तो ये है कि हमारी जो खेती में लागत लग रही है, इस लागत को हमको पहले कम करना होगा, तभी हमारी आय बढ़ेगी। तो सर्वप्रथम किसान भाइयों के लिए जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, हमारे रोड मैप में सर्वप्रथम किसान भाइयों को अपने खेतों की गर्मियों में गहरी जुताई 3 साल में कम से कम करना चाहिए। दूसरा बिंदु आता है कि हमारी मिट्टी परीक्षण के आधार पर हमको संतुलित उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे पास जो खेती है, हम उसको जैविक खेती के कार्यक्रम के अपनाएं। उसमें जैविक खेती में जैसे हम कहते हैं कि हमारे तरल पोषक तत्व हो सकते हैं, हमारा वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, हमारा गोबर की खाद हो सकती है, बायोगैस स्लरी हो सकती है, एवं अन्य कोई भी जैविक तरल पदार्थ हो सकते हैं। तीसरी बात आती है कि हमको खेती में उर्वरक बीज है ना, उन्नत किस्म का बीज, प्रमाणित बीज को बोना चाहिए। साथ ही हमको बोने के पहले 100% बीज का उपचार करना जरूरी है। साथ ही हमें नवीन कृषि यंत्रों का उपयोग करना चाहिए। कृषि में अंतर्वर्ती फसल पद्धति अपनाना चाहिए। साथ ही अभी शासन की ऐसे मंशा है, अभी मैं बताऊंगा कि फसलों का विविधीकरण कैसे होता है, उसमें फसलों के विविधीकरण को हमको अपनाना होगा। जैसा कि आपने कहा कि प्राकृतिक खेती पे किसानों को जाना चाहिए, तो प्राकृतिक खेती के बारे में जैसा कि बार बार सुनने में आता है कि जीरो बजट खेती होती है, तो वो कैसे होती है और किस तरह से किसान का खर्च बचता है उसमें? देखिए, प्राकृतिक खेती कोई नई पद्धति नहीं है, ये हमारे पूर्वज किसान भाई पहले से करते आए हैं। परंतु हमारी जो बीच में हम रासायनिक उर्वरक, रासायनिक दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग करते करते हम उससे नई नई समस्या पैदा हो गई। आज हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंसर, हार्ट अटैक, ये नई नई बीमारी हमारे केवल खान पान का अंतर है। हमारी धरती माँ जहरीली हो गई है, हमने अंधाधुंध प्रयोग किए हैं। इस कारण से शासन भी चिंतित है और किसानों की आय नहीं बढ़ने के कारण उसमें हमारी इनकम जो लागत है वो बढ़ रही है। तो उसमें हमें प्राकृतिक खेती में हमारे पास तरीके जो हैं, हमने जैसे बात करी कि हम जैविक खेती को बढ़ावा दें। जैविक खेती से मतलब है हमारे पास, आज हम बात कर रहे हैं, देखिए अब बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र देश में, हमारी गाय जब तक दूध देती है तब तक हम उसको घर पे रखते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है हम उसको छोड़ देते हैं, आवारा कर देते हैं। हम एक गाय के गोबर से 1 एकड़ खेती कर सकते हैं। गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र इतना महत्वपूर्ण है कि हमें दूध से ज़्यादा उसमें लाभ मिलता है। तो किसानों के पास, ये हमारे पास फैक्ट्री है खाद की, तो किसानों के लिए जैविक खेती के जो प्राकृतिक खेती है, हमें उसमें हमारे नाडेप का खाद है, वर्मी केचुआ की खाद इतनी है, संतुलित तो उसमें पोषक तत्व होते हैं। अभी हम केवल NP पे जाते हैं, हमारी ज़मीन में 16 प्रकार के पौधों की आवश्यकता होती है, जबकि हम अगर ये जैविक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो सभी तत्व उसमें मौजूद रहते हैं। आपको उसमें नाडेप की खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है। हमारे पुराने पूर्वज आपने देखे होंगे, हम सनई, ढैंचा या मूंग लगाते थे, वो ज़मीन में पलट देते थे, वो हमने बंद कर दिया। हमारी ज़मीन को जो है, जो पोषक तत्व भोजन कचरा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको कचरा, उनका कचरा भोजन होता है। और हमने अब ज़मीन में क्या कर दिया, आज ज़मीन में हमारे में प्राकृतिक रूप से तो कचरा नहीं है, जो हम डालते ही नहीं है गोबर खाद। 25 टन या 50 गाड़ी हर किसान डालता था। अब हमारे पास जानवर नहीं है, अब हम खाद नहीं डालते। प्राकृतिक रूप से जो कचरा पैदा होता है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, हम जला देते हैं, जिसको कहते हैं नरवाई। ये बहुत बड़ी गलती करें। हमारी मिट्टी को उपजाऊपन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका कचरा भोजन होता है, हम उसको जला देंगे तो ज़मीन तुम्हारी बंजर हो जाएगी। तो हमको अपने ज़मीन का कचरा नहीं जलाना, उसको संरक्षित करना है, जिससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भोजन उसमें मिलता रहे। तो प्राकृतिक खेती का यही है कि प्रकृति के आधार पर जो हमारे पास पैदा हो रहा है, हमें उसी चीज़ का उपयोग करना है खाद के रूप में। हमने जैसे बताया, इसी प्रकार हम कीटनाशक की बात करते हैं।
कीटनाशक में हम अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग करते हैं, महंगी से महंगी दवा ले रहे हैं, हमारी धरती का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आज धरती का स्वास्थ्य खराब होने से आज मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारे जानवर का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हमें जो दूध मिल रहा है उसमें भी जहर आ गया, सब्जियों में भी जहर आ गया। तो इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कह रहे हैं कि हमें प्राकृतिक खेती पर करना पड़ेगी। अभी एक सक्सेस स्टोरी बनाने गया था और एक उन्नत किसान का मैंने वहाँ पर उसकी फसलें देखी थी, बहुत खूबसूरत लहलहाती हुई फसलें थी। और वो जो है कीटनाशक की जगह नीम का पानी और कुछ ये इस तरीके की चीज़ें का उपयोग कर रहे हैं, तो वो कितना बेटर है कीटनाशक जो रासायनिक कीटनाशक के और इसके? बहुत सही प्रश्न किया आपने। यदि मैंने बात रखी कि ये भी खेती या प्राकृतिक खेती हमारे किसान भाई पुरानी सदियों से करते आ रहे हैं, परंतु हमने बीच में अपना कुछ पैटर्न बदल दिया। आपने कहा कि हमारे किसान भाई जैविक खेती में क्या करते हैं। हमारे पास नीम का एक पेड़ ऐसा है जो हमारे पास रामबाण है। नीम के पौधे से उसकी छाल का काम आती है, उसकी पत्ती काम आती है, उसका तेल काम आता है। यदि नीम का पत्ती यदि हम उसको तोड़ के छाया में सुखाएं और उसको पानी में गीली करके रख दें, 48 घंटे बाद अगर स्प्रे करें तो उस खेत में कोई भी इल्ली नहीं आएगी। साथ ही सड़ी हुई छाछ का प्रयोग करें, गोमूत्र का उपयोग करते हैं हम लहसुन, हरी मिर्च को, लहसुन अगर आधा किलो लें, 1.5 किलो हरी मिर्च लें, इसका पेस्ट बनाएं और स्प्रे कर दें तो कोई भी हमारे खेत में इल्ली नहीं आएगी। साथ ही और मैं कहना चाहता हूँ, प्राकृतिक रूप से हमारे यहाँ प्रकृति में कुछ मित्र कीट भी होते हैं जी। आज जिस खेत में हमने पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते वहाँ हमारे पक्षी बैठने आते हैं, और जिस खेत में हम दवा डालेंगे उसमें कोई पक्षी नहीं आते। तो हम कहते हैं, किसान भाई सलाह देते हैं कि एक टी उस प्रकार की ऐसी लकड़ी टी लगाओगे, पक्षी को बैठने का सहारा बनेगा। वो बैठने के लिए नहीं आया, वो जैसे ही उसने देखा कि इल्लियाँ हमारे खेत में, वो चुन चुन के इल्ली खाएगी। प्राकृतिक उसमें नियंत्रण हो रहा है। तो ये तरीके हमारे बहुत देसी सरल हैं, लेकिन किसान भाइयों को उनको अपनाएंगे तो हमारी खेती की लागत भी घट रही है और हमको मेन रूप से जो हमारी स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ रहा है। आज हर गांव में आदमी कैंसर से, हार्ट अटैक से परेशान है। तो ये समस्या से हम निजात। सर पैदावार में भी कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, शुरू में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, परंतु यदि हम लगातार कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। आज हम एक बात कर रहे हैं, आज हमारा जैविक यदि हम कोई उत्पादन कर रहे हैं, आज गेहूं की बात करें, हमारा 2000 रुपये कुंटल यदि है और मार्केट में 3000 रुपये किलो में कुंटल में गेहूं ढूंढे नहीं मिल रहा, तो हमें उसके रेट भी ज़्यादा मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब हमें जिंदगी नहीं है, तो फिर इतना कमाई क्या मतलब है। हम जितना कहें शुद्ध तो मिल रहा है हमको। आज हमको देखो, आज हमारा देश या प्रकृति का ये कौन इसकी बचाएगा? ये हमें कोई बचाना है, हमारे किसान भाइयों को बचाना है, तो इसकी पूरी विचार तो करना पड़ेगा। हम लोग मालवा क्षेत्र में हैं और चूँकि देवास जिला मालवा क्षेत्र में आता है और यहाँ सबसे ज़्यादा पैदावार सोयाबीन की फसल पर ही किसानों का ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। कई बार एक समय देखने में आता था कि किसान बदल के फसलें करते थे और आजकल सिर्फ सोयाबीन, गेहूं, चना, इसके अलावा कोई फसल देखने को नहीं मिलती। तो क्या कहेंगे इस? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। अभी भारत सरकार, राज्य सरकार भी इस पर विचार कर रही है। अब फसलों का विविधीकरण, जिसकी बात आपने की, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वज पहले अपने खेतों में सभी तरह की फसलें लगाते थे, जो हमें आवश्यकता की चीज़ें, हर चीज़ हम पैदा करते थे। अब क्या हो गया, हमारे किसान भाई केवल जो हमारी नगद फसलें हैं उनको लगाने की बात करते हैं। हम मालवा की बात करें, मालवा में हमारा किसान भाई मोनोक्रॉप लगाता है खरीफ में। मोनोक्रॉप से मतलब सोयाबीन यदि प्राकृतिक आपदा आई तो हमारा किसान भाई कहता है हमारा तुम बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। फसल बीमा से क्या होता है? किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि हम फसलों का विविधीकरण, जैसे हमारे भारत सरकार चाहती है, राज्य सरकार चाहती है, विविधीकरण में क्या होता था, हम खाने के लिए हमको सोयाबीन जैसे हमने लगा दी, ठीक है, 50% लगाओ। हमें दाल की भी आवश्यकता होती है, कुछ हिस्से में हम मूंग लगाएं, उड़द लगाएं, तुअर लगाएं, मक्की लगाएं, ज्वार लगाएं, क्योंकि हमें खाने को सब चीज़ की आवश्यकता है। कड़वी होगी, हमारे जानवरों को भी पैदा होगी। तो यदि एक फसल पर कोई नुकसान हुआ तो दूसरी फसल से हमको लाभ हो सकता है। तो अभी मैं आपको जिले की बताऊं, देवास जिले में मैंने ये अभियान चलाया तो आपका बागली, कन्नौज, खातेगांव में परिवर्तन आया, परंतु हमारे 3 विकासखंड में अभी कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आपको ये फसलों का विविधीकरण पे जाना ही पड़ेगा, अन्यथा प्रकृति का अपना काम है। वो फसलों में यदि प्राकृतिक आपदा आई तो कुछ नहीं बचता। इसलिए किसान भाइयों से मैं निवेदन ये करता हूं कि हमें फसलों का विविधीकरण में सभी तरह की फसलें हमें लेना है, साथ ही एक तरह की वैरायटी नहीं लेना। अगर हमने एक वैरायटी लगाई, प्राकृतिक आपदा आई, तो दूसरी हम ऐसी लगा दो उसमें बच जाए। तो उसमें विविधीकरण में सभी तरह की और उद्यान की फसलों के ऊपर विचार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध लाभ हमको उद्यान की फसलों में, हम हमारे ज़िले में बहुत अच्छा काम है कि मसाले की फसल लगाते हैं।
प्याज लहसुन का बहुत बड़ा रकबा है, आलू का। इसके साथ साथ औषधि फसलों में बहुत कमाई है। हमारे पास अश्वगंधा है, कलौंजी है, सतावर है, बहुत सी फसलें जिनमें हमें शुद्ध मुनाफा ज़्यादा मिलता है। तो फसलों के विविधीकरण मतलब है किसान भाइयों को इनके एक फसल लगाते हुए तरह तरह की फसलें लगाएं। साथ ही ज़्यादा कि लाभ कमाने के लिए आपको पशुपालन का काम करना पड़ेगा, दूध पालन का भी काम करना पड़ेगा, मछली पालन का काम करना। इन सबको लोगे तो किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और हमारी समृद्धि बढ़ेगी। सर, जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है पानी, सिंचाई जी, और जल संचय बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और जैसा देखने में आ रहा है बारिश का बहुत कम हो गया है पहले की अपेक्षा। तो कृषि विभाग की तरफ से ऐसी कोई योजना, जैसे आजकल स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई, और इसको लेकर कोई सरकार की कोई ऐसी योजना है जो किसानों को राहत में मिल सके या अनुदान में मिल सके या मुफ्त मिल सके, ऐसी कोई योजनाएं हैं? बहुत सही कहा आपने। अभी मैं बताऊं, पहले से हमारी योजना चल रही थी, योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चल रही दलहन, और राष्ट्रीय खाद्य मिशन तिलहन चल रही थी। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की है। उसके अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। इसमें किसानों के हमारे जिले में पर्याप्त लक्ष्य हैं। जिन किसान भाइयों को इन घटकों का लाभ लेना है, ऑनलाइन पंजीयन करना होता है। ऑनलाइन पंजीयन किसान करेगा जिस किसान के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए और स्वयं का सिंचाई का स्रोत होना चाहिए। वो किसान भाई अपना ऑनलाइन आवेदन कर देगा, और ऑनलाइन आवेदन जैसे ही करता है वैसे ही हमारे पोर्टल पे आएगा, हम उसको क्रय स्वीकृति जारी कर देते हैं। क्रय स्वीकृति जारी करने के पश्चात किसान को मन चाही डीलर से, पंजीकृत विक्रेता से वो क्रय करेगा और उसका जो बिल होगा वो अपलोड कर देगा। अपलोड जैसे ही हमारे करेगा, हम तत्काल किसानों को, यदि लघु सीमांत किसान है तो उसको 55% सब्सिडी है। अच्छा। और यदि बड़ा किसान है तो 45% सब्सिडी है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर के अलावा किसानों को, रोटावेटर और इस तरीके की जो उनके कृषि यंत्रों के लिए उनको मदद कर सकें, ऐसी कौन कौन सी? देखिए, कृषि विभाग में जो ऑनलाइन अभी चल रहा है सिंचाई कृषि यंत्रों में, एक पाइपलाइन है जिसमें 15,000 की सब्सिडी दी जाती है। डीजल पंप, विद्युत पंप, उस पर 10,000 की सब्सिडी दी जाती है। 50% 10,000। ये तो कृषि सिंचाई यंत्र हो गए। और जहाँ आपने कृषि यंत्रों की बात की, अभी हमारे यहाँ एक कृषि यंत्रीकरण डिपार्टमेंट अलग हो गया है। वहाँ से हमारे रोटावेटर पर, सीड ड्रिल पर और आपका हार्वेस्टर पर, बहुत सारे यंत्रों पर सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। तो मतलब ये सर कि जो सरकार की योजनाएं हैं और जो जिस तरह से कृषि विभाग जिन योजनाओं को लेकर काम कर रहा है, अगर किसान उसकी पर्याप्त जानकारी रखे तो वो तमाम योजनाओं का लाभ लेकर अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सकता है। निश्चित रूप से। यदि किसान भाई, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि अब खेती को व्यावसायिक तरीके से करना पड़ेगा। महंगाई का ज़माना है, हमको व्यावसायिक तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से हमको उसमें लाभ होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमें हमारे कुछ किसान भाई कुछ अपने प्रैक्टिस में कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे सीड ड्रिल, सोयाबीन में अगर हमारा 75 किलो प्रति हेक्टेयर सीड ड्रिल लगता है तो हमारा यहाँ किसान भाई क्या कर रहा है, उसको 150 किलो ज़्यादा डालता है। इसी प्रकार गेहूं में हमको 100 किलो प्रति हेक्टेयर डालना है, किसान तो सोचता 200 किलो डाल रहा है। किसान सोचता है कि ज़्यादा पैदावार। जी। तो यदि अनुशंसित मात्रा जो वैज्ञानिकों द्वारा हमको अनुसूचित की उतनी मात्रा डालेंगे तो हमारी पैदावार ही फर्क पड़ेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि आपने भी अभी कहीं देखा हो, रेज बेड पद्धति है। रेज बेड पद्धति पे यदि हम सोयाबीन लगाएं, चना लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो कम से कम 1.25 गुने से 1.5 गुना हमारी पैदावारी आती है। क्या पद्धति है? रेज बेड पद्धति ऐसी होती है, ये मेड़ नाली पद्धति कहलाती है। जैसे अपन आलू लगाते हैं, आलू में कूण होते हैं और नाली होती है, आपने उस पर बेड पे लगाया, यदि कम पानी गिरा तो भी आपके कूण में नमी रहती है, तो आपको संरक्षित रहती है। और यदि पानी ज़्यादा गिरा तो पानी बह के बाहर निकल सकता है। तो हमको इसमें जिन किसान भाइयों आसपास के पौधों को प्रभावित नहीं करता है, और इसमें 1.25 गुना हमें लाभ मिलता है। जिन किसान भाइयों ने इस प्रैक्टिस को अपनाया वो तो बहुत समझदार, और कई किसान अभी इसको एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। परंतु हमारे वैज्ञानिकों की अनुशंसा है कि रेज बेड पद्धति से किसान भाई बोने करेंगे तो 1.25 से 1.5 गुनी हमको उसका लाभ मिलेगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो ये थे हमारे साथ उप संचालक कृषि आर.पी. कनेरिया, जिन्होंने बताया कि खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाएं और प्राकृतिक खेती कर खर्च को कैसे कम किया जा सकता है, तथा फसलों के विविधीकरण से आप फसलों को नुकसानी से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।